नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संकेत एडीटी। आपको बता दें कि बिहार चुनाव संपन्न हो गया और उसमें एनडीए को पूर्ण बहुमत आई है। 202 सीट एनडीए ने प्राप्त किया। लेकिन जब जीत हो गई है तो अब विपक्ष वाले ईवीएम और एसआईआर इन सब पे आवाज़ उठा रहे हैं। आज हम जानेंगे कि क्या इन मुद्दों पर कोई प्रभाव पड़ा जनता के बीच, क्या ये मुद्दे सही हैं, क्या ऐसा हो सकता है ईवीएम से। आज हमारे साथ प्रचंड भारत के वरिष्ठ पत्रकार श्री महेंद्र द्विवेदी जी हैं और आज हम जानेंगे, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पे उतर के और उसके बाद फिर जनता से संवाद किए हैं और पता चल गया होगा कि क्या माहौल था बिहार में, क्या सोच थी जनता की और एनडीए को इतना बड़ा बहुमत क्या मिल भी सकता था या नहीं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, संकेत एडीटी के आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। संकेत एडीटी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया इस मुद्दे पर, क्योंकि हम दोनों ही लोग बिहार में ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग कर रहे थे। जब बिहार का इलेक्शन चल रहा था तो हम लोग गांव-गांव में घूम करके लोगों से हम उनकी राय जान रहे थे और देख रहे थे कि लोगों के मन में क्या चल रहा है। तो जैसे कि आपने कहा कि बहुमत, पूर्ण बहुमत नहीं, 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा कहीं ये क्लीन स्वीप जिसको बोलते हैं, यानी जो विपक्ष है वो इस काबिल भी नहीं बचा है कि वो विपक्ष में बैठे। विपक्ष जो है, अब विपक्ष के मतलब विपक्ष में बैठने के काबिल नहीं बचा हुआ। अब आते हैं मुद्दों पर। मुद्दों की बात यह है पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में कि जब हम गांव-गांव घूमे तो वहां हमने क्या देखा? हमने देखा कि हर जाति की अपनी वोट फिक्स है, एक बात। दूसरी बात, एक बिहार विधानसभा चुनाव में 2 बड़ी पर्सनालिटी, 3 बड़ी पर्सनालिटी, चौथी बड़ी पर्सनालिटी, अब चारों बड़ी पर्सनालिटी की मैं बारी बारी से बात करता हूँ। पहली बड़ी पर्सनालिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि वो एक यूनिक पर्सनालिटी। हम जब गए गाँव में तो जो महिलाएं थी और जो वृद्ध थे, तमाम ऐसे लोग, उन्होंने कहा कि हमने 1990 का वो दशक और वो दौर हमने देखा है, इसलिए हम चाहते हैं कि मोदी की ही सरकार बने। हमने कहा मोदी जी, बोले मोदी जी मुख्यमंत्री। हमने कहा मोदी जी मुख्यमंत्री थोड़ी, यहाँ तो नीतीश जी हैं। बोले हाँ, नीतीश जी बने, लेकिन हम लोग मोदी जी को पसंद करते हैं। यानी वहाँ मोदी जी और नीतीश जी को। और ये कहा महिलाओं ने, जो गरीब तबके के लोग थे, उन्होंने कहा कि मोदी जी ने जो हमें राशन दिया, कोरोना के समय में, हमनी उनके साथ जाइब कि दूसरा के साथ जाइब। हमने ये भी सवाल रखा कि ये बताइए कि तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि हम अच्छा करेंगे, घर घर में रोजगार देंगे। उन महिलाओं ने, हमारे वीडियोज उठा के देखिएगा, उन महिलाओं ने साफ मना कर दिया, हमें कोई नौकरी नहीं चाहिए, हमें तो मोदी जी चाहिए। अब मोदी जी जो दे रहे हैं हमें उस पर विश्वास है, हमें वो चाहिए। हमने कहा बाकी नीतीश जी, बोले नीतीश जी चाहिए। नीतीश जी कैसे चाहिए कि नीतीश जी जब से आए हैं तो हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, कोई छिनैती, डकैती, लूटपाट, मार, लड़ाई नहीं है। लड़ाई आमतौर पर है, लेकिन ये आम जो होता है यानी कम से कम है, वो जो पहले से कम है जी। तो वो जो है वो मार धाड़, लड़ाई, काट जी, आदमियों को खा ले, जंगल राज, मतलब इस तरीके से लोगों ने जो हमें बताया। अब हम आते हैं दूसरे मुद्दों पर। हम अब ये बात करें तो नीतीश जी जो दूसरी बड़ी पर्सनालिटी है बिहार विधानसभा चुनाव में। अब वो नीतीश जी ने, माने यूनिक पर्सनालिटी बिहार की, कि नीतीश जी को हम जहां भी गए, नीतीश जी की किसी ने बुराई नहीं किया। इतनी 20 साल की सरकार कोई चलाता है और उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ना हो, उसके सरकार के खिलाफ कोई आवाज न उठाए, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। लोगों ने कहा कि नीतीश जी तो बढ़िया बाड़न, नीतीश जी नीक बाड़न, लेकिन उनकर जो नेता और अधिकारी बाड़न, उहे हमनी के पास जो व्यवस्था है वो ना आवे देताड़न। तो ये गांव के लोगों ने कहा हमसे, ये भी कहा लोगों ने कि लोग जो है हमसे, जो हम काम कराने जाते हैं तो हमसे
वसूली भी करते हैं, ये भी कहा, लेकिन फिर भी नीतीश को पसंद कर रहे थे लोग। सर जी बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? एक मुद्दा ये है जी। कि ईवीएम और एसआईआर जो हुआ है, उसका जो विपक्ष मुद्दा बना रही है कि इससे जीते हैं, चोरी करके जीते हैं, तो इसका कितना असर पड़ा? क्या ये हो सकता है ईवीएम से कि नहीं हो सकता है? हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जो एसआईआर वाला मुद्दा है, हाँ। जो विपक्ष उठा रहा है, हाँ। अब एसआईआर में तो सारी चीजें साफ हो गई कि जो लोग थे, अब जितने वोटर्स गए थे, आप मीडिया रिपोर्ट में पक्ष भी मीडिया और विपक्ष की, लेफ्ट और राइट, हर प्रकार की मीडिया थी हर जगह। कहीं से ऐसा पूरे चुनाव, बिहार विधानसभा के दोनों चरणों के चुनाव में कहीं ऐसा कोई मुद्दा नहीं आया, वो यदा कदा आया होगा कि हमारा वोट नहीं था। अब एसआईआर में वो यही तो कि जो फालतू के लोग हैं, जो इधर उधर के लोग हैं, जो डुप्लीकेट लोग जुड़े हैं, या जो बहुत दिनों से लोग जुड़े हैं, जो यहाँ नहीं रहते हैं या जो नहीं हैं लोग इस दुनिया में, उन सब का नाम काट दिया गया और यही किया जा रहा है। देखिए, ईवीएम का साफ बात बताऊं कि महागठबंधन को, अब देखिए बताता हूं, एक एक बात बताता हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो सुनिए आप। कि जो पासवान समाज है, काफी भारी संख्या में है, पूरा पासवान समाज चला गया कहाँ? चिराग पासवान और मोदी जी के पीछे, नीतीश जी के पीछे, कुशवाहा जी के पीछे और मांझी जी के पीछे। एक बात, जितने मांझी और मुसहर लोग थे, वो भी मोदी जी, नीतीश जी, कुशवाहा जी और चिराग पासवान के पीछे। ठीक। और जो कुशवाहा थे, मतलब इस बार का जो एनडीए का जो गठबंधन था, बड़े टाइम से हो गया, और उसके बाद सीटों का बंटवारा, जो उनके सीटों का जो कॉम्बिनेशन था, उनका बहुत, मतलब बहुत सटीक और सलीके से था, जिस वजह से यहाँ तक जो है, चाहे चिराग पासवान, रामविलास पासवान की जो पार्टी है वो, और चाहे ये हम जो मांझी जी की पार्टी है, और चाहे बीजेपी है, और चाहे जेडीयू है, तमाम जो पार्टियां हैं एनडीए गठबंधन की, वो यानी सीट, यानी वोटों को पाने में जो है, वो अपने आप को, मतलब कह सकते हैं कि उन्होंने, मतलब एक कॉम्बिनेशन जो है बहुत अच्छा बनाया था। एक बात, अब अगर मैं बात करूं कि यादव वोट और मुस्लिम वोट, एमवाई जो फैक्टर था, वो था, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं था। जो पहले था कि देखिए, सिर्फ एमवाई फैक्टर से न यूपी में सरकार बन सकती है, न बिहार में सरकार बन सकती है। जब तक किसी भी, आप किसी भी इलेक्शन में देख लीजिए, चाहे अगर मैं यूपी की बात करूं, तो जब अखिलेश भैया की सरकार बनी थी, तब यहाँ उनको सवर्णों ने, ब्राह्मणों ने, बीएसपी ने, और यानी कह सकते हैं हर कास्ट, एमवाई, सब लोगों ने, कुशवाहा, मौर्य, आदिवासी, सब लोगों ने वोट किया, हर कास्ट से वोट मिला। हाँ। और ऐसे ही जब बहन जी की सरकार बनी, तो ब्राह्मणों ने बढ़ चढ़ करके, ठाकुरों ने बढ़ चढ़ करके, और सपा के जो लोग थे, जो उनसे कट करके वोट पड़ी, वो कुशवाहा लोगों की, चले यादव जी लोगों की सब नहीं पड़ी, लेकिन मतलब कहने का मतलब कि अगर आपको हर तरफ की वोट, वो अब झोली में चारों तरफ से नहीं गिर रहा है, तो ऐसे नहीं हो सकता है, विकास नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। तो इसी प्रकार से जो वोट मिली, वो पूरे यादव समाज की भी वोट महागठबंधन को नहीं मिली है वहां पर, क्योंकि हम जब गए, चाहे हम वैशाली में हमने देखा, चाहे बक्सर में देखा, हमने आरा में देखा, जहां जहां हम लोग गए, हमने मोकामा में देखा, जहां भी गए हम लोग, पटना और क्या कहते हैं ये खगड़िया में, जहां भी हम लोगों ने देखा, आरा में, तो ये कई जगह हमने देखा कि यादव वोट भी दो फाड़ थे, कुछ बीजेपी की तरफ थे और कुछ थे, ज्यादातर लोग किसकी तरफ थे? महागठबंधन की तरफ थे। सर ये बताइए कि लालू जी के दो लाल, एक हार गए हैं, एक हारते हारते बचे हैं, इसका कितना इफेक्ट पड़ा कि लालू जी तो अपने घर में नहीं जीता पाए, तेज प्रताप जी हार गए, ये हारते हारते मतलब बच गए, 25 सीटें आ रही हैं, इतना तो लालू जी के शासन में नहीं आई। क्या आपको लग रहा है कि अगर कांग्रेस के साथ भी समझौता करने के बाद, उनके साथ आने के बाद, महागठबंधन करने के बावजूद भी इनका 35 से ऊपर नहीं जा रहा है महागठबंधन का, तो अब यूपी का चुनाव है और ये भी जानते हैं कि बीजेपी बहुत पहले से तैयारी कर रही है, क्या देख रहे हैं यूपी में क्या माहौल बनेगा? पहले तो मैं रामचरितमानस की एक चौपाई है बताता हूँ। जी बिल्कुल। कि जाकर मतिभ्रम होई खगेसा, सो कह पश्चिम उगई दिनेसा।
जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना, हम्म। जहाँ कुमतितः विपत्ति निदाना। देखिए, जब परिवार में जब विघटन हो जाता है, जी। वो चाहे यहाँ था शिवपाल चाचा का और अखिलेश भैया का, हम्म। और चाहे बिहार में जब तेज प्रताप और तेजस्वी, हम लोग तेज प्रताप के यहाँ हम लोग 2 दिन रुके थे। 3, 4 तारीख और 5 तारीख को सुबह हम लोग वहाँ से निकले थे, बिहार से दूसरी जगह गए थे। तो हमने जो देखा वहाँ सेंटिमेंटल जो वो था, वोट था कि तेज प्रताप को जीतना चाहिए, क्योंकि उपेक्षित होने की वजह से। अब हुआ वहाँ ये कि लोगों ने देखा कि देखिए, अब तेज प्रताप को हम जिता भी देंगे तो हमारी वोट खराब जाएगी। तो लोगों ने न तो जनता दल को यानी आरजेडी को दिया और न जनशक्ति जनता दल को दिया। वहाँ से क्या कहते हैं, चिराग पासवान की सीट निकल गई। ये बात। अच्छा, अब आता हूं मैं जो तेजस्वी के ऊपर। तेजस्वी ने जज्बा था, जज्बा है, मेहनत बहुत किए, बहुत मेहनत किए। 2 हेलीकॉप्टर से एक दिन में 18, एक हेलीकॉप्टर से 18 रैली, फिर दूसरे 9 रैली, दूसरे हेलीकॉप्टर से 9 रैली, ताकि हेलीकॉप्टर से कोई मतलब इस प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। तो इतना जाना लोगों के पास, भाग भाग करके जाना, स्टेज पर चढ़ना और अपनी बात को शुरू कर देना। तो ये तेजस्वी की जो मेहनत है, उस मेहनत को तो देखिए भाई दाद देनी पड़ेगी। लेकिन बात इस बात की है कि तेजस्वी ने किसी भी रैली में जा करके इस बात को नहीं कहा कि बिहार की इतनी जनसंख्या है, मैं घर घर नौकरी तो देने का वादा कर रहा हूं, लेकिन उस नौकरी को मैं कैसे दूंगा कि जब 3 लाख करोड़ पूरे बिहार का जो सालाना बजट है वो है, कितने हमारे युवा हैं, तो उनको नौकरी देने में कितनी वैकेंसी है, हम किस साल में कितनी नौकरी देंगे, 1 साल में, फिर दूसरे साल में, फिर तीसरे साल में, यानी जो पूरी प्लानिंग है। और उसके बाद जो हमारे वृद्ध हैं, वो जो वृद्धा पेंशन है, और जो भी इस प्रकार की हमारी योजनाएं हैं, उनके जो उनकी अधिकारी या जो प्रबुद्ध लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग, जो उनको समझाने वाले कि आप ये लीजिए चार्ट, और इसको जहां भी आप जाते हैं, आप कुछ नहीं 2-4 भाषण दीजिए और आप अपनी इस चार्ट को पढ़िए, वहां ये बताइए कि इस साल में इतने दिन में हम ये काम करेंगे, हमारे पास फंड इतना होगा। देखिए, जनता लोग कुछ भी कहें, देखिए विश्वास कुछ काम करने पर आप 100 वादे करिए, उसमें से अगर 10 भी काम कर दीजिए तो जनता हो जाती खुश। आजकल नेता क्या करते हैं, किसी भी पार्टी की, चाहे बीजेपी के ही हो, बीजेपी में मोदी जी और योगी जी के नाम पर क्या कहते हैं, नितिन गडकरी ने जो सड़कें बनवाई हैं पूरे देश में, उनके नाम पर, और जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह जी, उनके नाम पर, उनकी गुणा भाग पर लोग जीत रहे हैं। नहीं, बीजेपी में भी ऐसे लोग हैं कि अपने बिसात पर, अपनी की हुई कमाई पर जीत नहीं सकते हैं। समझ रहे हो? तो ये जो तेजस्वी की जो बात है, अब इनके पास समय है 5 साल का, काफी वेट भी बढ़ रहा है, तो सेहत पर भी ध्यान देना पड़ेगा और आपको अपनी प्लानिंग और तैयारी भी करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? ये दोनों बात है। तो आप भाई वोट पाने के लिए आपको जनता को हकीकत बताना पड़ेगा। आपका मुद्दा क्लियर होना चाहिए कि सिर्फ ये कह देने से कि भाई आप को हम हर घर नौकरी देंगे। अब ये बताइए उनको क्या करेंगे? हमसे लोगों ने कहा कि हमें नौकरी चाहिए ही नहीं। कैसे नहीं चाहिए वो भी बता रहा हूँ आपको। भाई जिसके घर में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वो क्या करेंगे? तो ये सब सारी बात कैलकुलेट करके बोलना चाहिए था, जो कि नहीं बोला गया इस वजह से। सर, मैं एक और मुद्दा उठा है जो 10,000 वाला, नीतीश कुमार जी महिलाओं को 10,000 रुपये रोजगार करने के लिए उन्होंने दिया। इसका कितना इफेक्ट पड़ा ज़मीनी स्तर पर? आप तो पूरे गांव, मतलब पूरे बिहार में घूमे हैं, गांव तक गए हैं और हर मतलब चौक चौराहा देखे हैं, आपको क्या देखने को मिला? कितना असर इसका था? हम इसीलिए देखिए गांव में आकर और सुनसान जगह पर, ये देखिए ये गांव का ये सीन है और पीछे धान की खेती है। तो हम यही बताना चाहते हैं कि जब हम खेत और खलिहान और गांव में गए, माताओं बहनों से जब बात किए, बूढ़ी बूढ़ी माता से बात किए और 10,000 रुपये की, तो 10,000 रुपये में कुछ नहीं होता आज के ज़माने में। लेकिन उन्होंने बोला कि हमने 4-4 बकरियां खरीद ली है, और 4 बकरी खरीद करके इतना उत्साह था उनके अंदर, इतना उमंग था उनके अंदर कि बाप रे बाप, हमें 4 बकरियां हमने खरीद लिया है, और ये बकरी 6 महीने में इस 4 बकरी से हमें 10 बकरी हो जाएगी।
तो हमने कहा इस 10 बकरी से क्या होगा, बोला हमारा 20-25 हजार रुपए तैयार हो जाएगा। ये असर तो कर गया। 10,000 रुपए जो है बहुत असर किया है। और ये सच में जो क्लीन स्वीप है ये किया है बिहार में एनडीए ने, ये बहुत बड़ा फैक्टर था। बहुत बड़ा फैक्टर था। क्या यूपी चुनाव भी एक ही साल लगभग बचे हैं, 1-1.5 साल बचे हैं, क्या ये फैक्टर यूपी में भी चलेंगे? अब देखिए फैक्टर यूपी में बात इस बात की है कि बीजेपी के नेता अगर बीजेपी के जिताना चाहते हैं तो ग्राउंड में उतर के काम करें, सड़कें बनवाएं। आप लोग अपना फंड नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं, उस फंड को इस्तेमाल करिए, लोगों से जाकर के मिलिए, अपना जनाधार बनाइए। किसी भी पार्टी का है, हालांकि बीजेपी कहती है कि सबका साथ सबका विकास, यानी अगर रोड बन रही है तो सबके लिए बन रही है, और जो काम हो रहा है, बिजली जा रही है तो सबके लिए जा रही है। काम बहुत हुआ है, लेकिन अभी काम बहुत करना बाकी है बीजेपी के लिए। अब बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो उनके नेता हैं मोदी जी और योगी जी के नाम पर, अमित शाह जी और नितिन गडकरी जी के जो रोड उन्होंने बनवाया है, आप इनके नाम पर कब तक जीतेंगे? आपको भी तो काम करना पड़ेगा। आप क्यों नहीं काम करते हैं? अपने दम पर क्यों नहीं जीतते हैं? आप सभा में, आम सभा में या मोदी जी और योगी जी के सामने यशस्वी मुख्यमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री बोल देने से सब थोड़ी हो जाएगा। आपको खुद को अपना व्यक्तित्व और ग्राउंड बनाना पड़ेगा। ये तो हो गई एक बात। अब समाजवादी पार्टी को ग्राउंड में उतर करके, और ये कि जात पात की भेदभाव से उतर करके, निकल करके, इतर हो करके जनता के हित की बात करनी पड़ेगी। हिंदू मुस्लिम को छोड़ करके, इस राजनीति को छोड़ करके आपको ग्राउंड में उतरकर अपनी योजनाओं को बताना पड़ेगा। जो अखिलेश यादव जी ने जो पहले पिछले काम किए वो बात कि ये काम किए थे, और जो अब कर रहे हैं या अब करेंगे, जो अब करेंगे उनकी जब सरकार अगर आ गई तो इसके बारे में आपको, उनकी योजनाओं के बारे में आपको बताना चाहिए। तो आप हिंदू मुस्लिम और जाति से उठ करके किसी जात को गाली मत दीजिए, चाहे वो पंडित जी हों, चाहे ठाकुर साहब हों, चाहे यादव जी हों, चाहे मुसलमान भाई हों, या किसी भी, मतलब चाहे छोटे लोग हों। एक चीज़ और बिहार में था कि ये आरोप लग रहा था कि जो यादव लोगों के कुछ जो गायक थे वो यादवों पर गाना बना करके बाकी जो छोटे लोग थे पूरा माहौल खा गए। हाँ, उन्होंने ये गाना बना करके, यानी लठैती दिखा करके बिहार के पूरे माहौल की ऐसी तैसी कर दिया। तो इसलिए अब जो बसपा के लोग हैं, अब बसपा की जो वोट है वो जो संविधान की जो किताब दिखा करके कांग्रेस ने भी लिया, सपा ने भी लिया, यानी पीडीए ने लिया, पूरा पीडीए ने लिया। पीडीए जिसे कि हाँ, अखिलेश भैया ने यहाँ 37 सीटें जीती, बहुत बड़ा, मतलब वो है बहुत बड़ा काम। और उसके बाद बीजेपी ने भी लिया कुछ, ठीक है। तो उनकी सीटें जो हैं, उनके पास भी मुस्लिमों का बहुत बड़ा वो था, सपोर्ट था, वो नहीं आए। तो कहने का मतलब आप सभी का गुणा भाग ये है जो मैं बता रहा हूँ। और कांग्रेस का राहुल गांधी जी को देखिए, उनकी जो बातचीत करने का जो तरीका है, उनके अंदर एक शालीनता आना चाहिए। हमेशा एंगर होकर के अपनी बातों को नहीं रखनी चाहिए, समझ रहे हो? और मुद्दों की बात करनी चाहिए। आप अपने मुद्दों को बताइए। मैं फिर वही जो मैंने तेजस्वी जी के बारे में बोला, वही मैं राहुल गांधी जी को बोल रहा हूँ कि आप भी एक चार्ट ले लीजिए, और चार्ट लेकर के आप बताइए कि हमारी सरकार ने पिछले क्या क्या किया था। उन कमियों को छोड़िए, जो अच्छा करना चाहते हैं आप वो बताइए। आप यही तो नहीं बता पा रहे हैं। मोदी जी ने क्या क्या बताया? उन्होंने बताया हम 370 हटा देंगे, वो हटा दिए। राम मंदिर अयोध्या बनवाएंगे, वो बनवा दिए। सबसे बड़ी बात, यूसीसी के लिए बोले थे, उस पर काम कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, उन्होंने काम किया और कर रहे हैं, तो इसलिए वो सफल हो रहे हैं। आप भी बड़े मुद्दों की बात करिए। कांग्रेस फैक्टर कहीं बिहार में दिखा नहीं। आप इसके ऊपर क्या देख रहे हैं? जनता के बीच में गए, आपको कांग्रेस कहीं दिखी जमीनी स्तर पर? भाई, तेजस्वी यादव अकेले कांग्रेस की, आरजेडी की, महागठबंधन की वो बैटिंग करता रहा, इसलिए बोलूं कि उम्र में छोटे हो तेजस्वी, तो वो बेचारा अकेले जो है वो पूरी बैटिंग करता रहा पूरे ग्राउंड में घूम घूम करके। राहुल गांधी जी और कांग्रेस
सब नदारद रहे। बल्कि राहुल गांधी से मिलने भी तेजस्वी दिल्ली गए कई बार कि भैया कम से कम जो आपकी जो कैंडिडेट हैं आप उनको तो उनका नाम अनाउंस करिए, आप उनको सीट अलॉट करिए, तब तो वोट मिलेगी, तब तो जानेंगे लोग। प्रचार करिए। अब आप आ रहे हो रिश्तेदार की तरह, आप बिहार विधानसभा चुनाव में, और राहुल गांधी जी मतलब सीरियस लेना पड़ेगा आपको। अगर आप चाह रहे हो कि आधा विधानसभा चुनाव की जो प्रचार है आप 15 दिन पहले आ रहे हो, 10 दिन पहले आ रहे हो, तो ये होने जाने वाला नहीं है। मतलब एक दिन के पढ़ाई से हाँ, एग्जाम नहीं निकलने वाला है, ये क्लियर है। बिल्कुल, एक दिन की पढ़ाई से कैसे हो सकता है भाई? महीनों रात दिन लगकर करना पड़ता है। बीजेपी ये कर रही है। हाँ, बीजेपी कर रही है। बीजेपी के जो छोटे जो पन्ना प्रमुख है, जितने भी गांव के जो बूथ प्रमुख हैं, वो सब इस मुद्दे पर, और बड़े बड़े लोग, चाहे अमित शाह ने बिल्कुल, अमित शाह जी ने पूरा डेरा डाल रखा था बिहार पटना में, और उनकी गाड़ियां, उनकी एजेंसीज 1-1, 2-2 बजे रात तक घूमती थी। हम लोग जहां होटलों में रुकते थे वहां हम लोग देखते थे कि हम पूछते थे भैया कौन आया ये, तो हम लोग पता करने की कोशिश करते थे कि ये कौन सी टीम है, कौन सी मीडिया है, तो लोग बताते हम भाई अमित शाह की ये वो है जो टीम है। हमने पूछा क्या, तो बोले कि पता कर रहे हैं कि कहाँ कौन सी सीट निकल रही, कौन सी नहीं निकल रही। तो आप ये देखें कि बिहार चुनाव में कौन सा फैक्टर काम किया है, बिहार चुनाव में एनडीए ने कैसे इतनी बड़ी बहुमत प्राप्त की है। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और हम जमीनी स्तर जनता की आवाज़ है आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।